सही है ना आवाज? चलिए, तो उपन्यास, खुश रहिए सभी। उपन्यास चल रहा था, तो उपन्यास में हम लोग क्या देख लिए थे? प्रेमचंदोत्तर युग में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हो गया, साम्यवादी प्रगतिवादी हो गया, मनोविश्लेषणवादी हो गया। तो आज हम लोग आंचलिक उपन्यास को देखते हैं कि आंचलिक उपन्यास क्या होता है, कौन कौन से आंचलिक उपन्यासकार हैं, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन है, या हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन कौन सा है, और इसमें जो उपन्यास हैं और जो प्रमुख उपन्यासकार हैं जैसे नागार्जुन हैं, ठीक है, नागार्जुन हैं, देवेंद्र सत्यार्थी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं, ठीक है, विवेकी राय हैं, राही मासूम रजा है, शैलेश मटियानी है, ये सब तो इसी में आएंगे ना। इस कालखंड के सभी उपन्यासकार प्रमुख होंगे। सभी आंचलिक उपन्यासकार जो हैं वो कैसे होंगे? सब प्रमुख हैं। तो बात यह है कि आंचलिक उपन्यासकार या आंचलिक उपन्यास होता क्या है? देखिए, आंचलिक उपन्यास होता क्या है? आंचलिक, अंचल का मतलब क्या होता है? प्रखंड। अंचल का मतलब प्रदेश होता है, ठीक है, अंचल का मतलब जो होता है वो प्रदेश होता है। तो इस कालखंड के, इसको अगर परिभाषित करना हो तो वे उपन्यासकार जिन्होंने ग्रामीण अंचल की मान्यताओं, परंपराओं, संस्कृति, समाज का चित्रण वहीं की भाषा में किया हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? आंचलिक उपन्यास कराएंगे। ग्रामीण अंचल की जो धर्म है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ की जो समाज है, वहाँ के लोगों का ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सभी चीज़ों का वर्णन वहीं की भाषा में अगर किया जा रहा हो तो ये क्या कहलाएगा? आंचलिक उपन्यास कहलाएगा। अंचल विशेष की प्रधानता इसमें होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कथा अगर किसी अंचल की हो और वहाँ की भाषा किसी अन्य अंचल की हो तो वो आंचलिक उपन्यास नहीं कहलाएगी। अगर वैसी कथा होती तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो उपन्यास है मैला आंचल, वो हिंदी का प्रथम उपन्यास, प्रथम आंचलिक उपन्यास ना होकर देहाती दुनिया हो जाती ना, शिवपूजन सहाय की। परंतु देहाती दुनिया अंचल शैली में है, उसमें अंचल विशेष की प्रधानता है, परंतु वो आंचलिक हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास नहीं माना जा सकता है, इसलिए कि वह उसमें संस्कृति, समाज आदि का जो चित्रण हुआ है और उसकी जो भाषा है उसका तारतम्य ठीक नहीं है। उसकी जो भाषा शैली है, कथा शैली है, वो अंचल विशेष की झलक उसमें नहीं आती है। तो इतना याद रखें कि इसमें आंचलिक उपन्यासकार या आंचलिक उपन्यास वो होते हैं जिसमें अंचल विशेष की मान्यताओं, परंपराओं आदि का वर्णन वहीं की भाषा में की जाती हो, उसे आंचलिक उपन्यासकार कहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में आगे बढ़िए। आंचलिक उपन्यासकार नीचे होगा, थोड़ी सी समस्या आ गई थी इसलिए। चलिए, तो आंचलिक उपन्यासकार एवं उपन्यास की अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है और उनके उपन्यास कौन कौन से हैं। अगर बात की जाए कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम, प्रथम है तो मोस्ट ऐसे भी है ना, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाएगा? मैला आंचल। वेरी गुड। कौन सा उपन्यास है? मैला आंचल। मैला आंचल उपन्यास
का प्रकाशन वर्ष, महिला आंचल 1954 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। किसकी रचना है ये? फणीश्वर नाथ रेणु। जब रेणु जी को देखेंगे तो इसको हम लोग समझेंगे। और ये तो नेट जीआरएफ के सिलेबस में शामिल है, तो इसको पूरा देखना ही है, इसके दोनों परिच्छेद को देखना है, ठीक है। और इसके जो कुल परिच्छेद इस उपन्यास में है वो कितने हैं? 67 परिच्छेद है ना इस उपन्यास में। महिलांचल में 67 परिच्छेद हैं, पहले में 44 है और दूसरे में 23 है, तो वहां पे हम लोग इसको देखेंगे। तो अभी तो ये हो गए कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास महिला आंचल है, प्रकाशन वर्ष इसका 1954 था। ये फणीश्वर नाथ रेणु का भी पहला उपन्यास है। तो हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन कौन है, इनको हम लोग आगे क्रम से देखते हैं। तो लिख सकते हैं आंचलिक उपन्यासकार, आंचलिक उपन्यासकार। तो सबसे पहले हम लोग फणीश्वर नाथ रेणु जी को ही देख लेते हैं कि हाँ, सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु को ही देखिए, तब हम लोग आगे चलेंगे। आंचलिक उपन्यासकार में फणीश्वर नाथ रेणु नंबर 1 में लिखिए फणीश्वर नाथ रेणु। इन्हीं को आज देखते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी के। और इनके जो प्रमुख उपन्यास होंगे उनके वर्ण विषय पात्र आदि भी देख लेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म कब हुआ था? अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? फारबिसगंज, अररिया, बिहार। तो ये बिहार वाले को लिए तो ऐसे भी महत्वपूर्ण हो गया। फारबिसगंज कहाँ पड़ता था? ये पहले अररिया में पड़ता था, अररिया बिहार। फारबिसगंज अररिया बिहार में इनका जन्म हुआ था। अब जिनका घर पूर्णिया है वो इनके बारे में जानते होंगे। निधन कब हुआ था इनका अगर निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? 1977 ईस्वी में इनका निधन हो गया। किनका? फणीश्वर नाथ रेणु जी का। ये हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं, लिख सकते हैं। ये हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। ये हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। अब इनके उपन्यास को लिखिए। अब इनके उपन्यास कौन कौन से हैं इनको देखते हैं। तो नंबर 1 महिला आंचल। नंबर 1 में महिला आंचल कब का है? महिला आंचल 1954 ईस्वी। कब का है? 1954 ईस्वी। नंबर 2 परती परिकथा। परती परिकथा। परती परिकथा कब की है? ये 1957 ईस्वी की है। नंबर 3 दीर्घतपा। दीर्घतपा। अब देखिए दीर्घतपा के बारे में फिर दो मत है। अगर इसके प्रकाशन वर्ष को देखें, दीर्घतपा के प्रकाशन वर्ष को, दीर्घतपा का प्रकाशन रामचंद्र तिवारी मानते हैं 1963 और डॉक्टर नागेंद्र मानते हैं 64। दोनों लिखा दें, लिख लीजिए। दीर्घतपा है ना। अब इसका अगर प्रकाशन वर्ष देखें, प्रकाशन वर्ष तो प्रकाशन वर्ष में अगर बात करें डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1964। और अगर रामचंद्र तिवारी की बात करें
रामचंद्र तिवारी, तो ये इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1963। अब दोनों का दो मत है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर कहीं पे कोई समस्या होती है तो दोनों बात आप लोग को लिखा देते हैं, ठीक है। उल्टा पुल्टा या अप्रामाणिक बातें नहीं, मैं जो भी बोलता हूँ वो ठोस धरातल बोलता हूँ, आधार के आधार पे बोलता हूँ। अब बिना संदर्भ देखे, बिना प्रसंग जाने कुछ उलुल जुलुल बोलने का कार्य मेरा नहीं है। तो डॉक्टर नगेंद्र इनका प्रकाशन वर्ष दीर्घतपा का कब मानते हैं? 1964, और रामचंद्र तिवारी 1963 ईस्वी मानते हैं। ये दोनों प्रकाशन वर्ष है। अगर परीक्षा में एक आए तो आप लोग रामचंद्र तिवारी को ही महत्व देंगे, अधिक उपन्यास है तो रामचंद्र तिवारी को महत्व देंगे और 1963 ईस्वी ही आप लोग मानेंगे। चलिए, तो दीर्घतपा मैला आंचल 54, प्रति परिकथा 57, दीर्घतपा 63 या 64। चलिए, 3 हो गया। चौथा उपन्यास इनका लिख लीजिए, जुलूस 1965। जुलूस कब का है? ये 1965 ईस्वी का उपन्यास है। जुलूस 1965। कितने चौराहे? 1966 का है ये। कितने चौराहे? ये 1966 ईस्वी का उपन्यास है। अगर नंबर 6 की बात करें, कितने चौराहे के बाद, तो एक कलंक मुक्ति है। देखिए, कलंक मुक्ति ऐसे दीर्घतपा का ही परिवर्तित रूप है, उसमें कुछ अलग बातें नहीं है, वो दीर्घतपा का ही परिवर्तित रूप है। और इसका भी प्रकाशन वर्ष कोई 72 मानते हैं, कोई 76 मानते हैं। लिख लेते हैं, कलंक मुक्ति। कलंक मुक्ति की अगर बात करें तो अगर इसके प्रकाशन वर्ष को देखें, कलंक मुक्ति का प्रकाशन वर्ष, कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इनके प्रकाशन वर्ष में फिर दो बात है। अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें, डॉक्टर नगेंद्र, तो डॉक्टर नगेंद्र इसका प्रकाशन वर्ष कब मानते हैं? इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1976 ईस्वी। और रामचंद्र तिवारी इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 72 ईस्वी। रामचंद्र तिवारी इसका प्रकाशन वर्ष मानते हैं 1972 ईस्वी। ये दोनों का दो मत है। और ऐसे कलंक मुक्ति उपन्यास जो है इनका, वो दीर्घतपा का ही परिवर्धित रूप है। हम अभी इसके बारे में लिखा देंगे। नंबर 7, पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड नंबर 7 में, पलटू बाबू रोड। पलटू बाबू रोड कब का है? ये 1979 ईस्वी का है। नंबर 8, इसके बाद ये तो अपूर्ण रह गया था ना, एक है राम रतन राय। ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। कैसा उपन्यास है ये? इनका अपूर्ण उपन्यास है। तो ये इनके टोटल 8 उपन्यास थे जो आप लोग को मैंने लिखा दिया। एक बार फिर देख लीजिए। फणीश्वरनाथ रेणु, जन्म 1921, फारबिसगंज अररिया बिहार में हुआ था। बीपीएससी वाले स्टूडेंट के लिए ये रामबाण भी है, प्रश्न पूछे ही जाएंगे इनसे। निधन 1977 ईस्वी में हुआ था। ये हिंदी के प्रथम आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनके उपन्यास मैला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957। दीर्घतपा का प्रकाशन वर्ष में डॉक्टर नगेंद्र का मत है 64 और रामचंद्र तिवारी का मत है 63। आगे अगर बढ़िए तो जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966। कलंक मुक्ति का प्रकाशन वर्ष फिर दो मत है, पलटू बाबू रोड 1979 और राम रतन राय अपूर्ण इनका उपन्यास है। अब इनके उपन्यासों का वर्ण विषय भी जरूरी भी है। इनके उपन्यासों का वर्ण विषय हम लोग देखते हैं। उपन्यासों का वर्ण विषय इनका आज देख लेते हैं। चलिए लिखिए, रेणु जी के प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय।
इनके प्रमुख उपन्यासों का जो वर्ण विषय है परिश्वानाथ रेणु जी का, वो हम लोग देख लेते हैं। प्रमुख उपन्यासों का वर्ण विषय, सबसे पहले मैला आंचल को ही देखते हैं, क्योंकि इनका पहला उपन्यास भी है और हिंदी का भी प्रथम आंचलिक उपन्यास है मैला आंचल। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में कुछ बात हम लोग देख लेते हैं मैला आंचल के बारे में। प्रकाशन वर्ष कब है? 1954 ईस्वी। हिंदी का यह प्रथम आंचलिक उपन्यास है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है ये। कैसा उपन्यास है? श्रेणी क्या है इसकी? तो ये आंचलिक उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास में है। इसकी जो कथा क्षेत्र है वो क्या है? अगर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र देखें, अगर कथा क्षेत्र की बात करें कि कथा क्षेत्र इसमें क्या है, इससे कथा क्षेत्र क्या है? पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव है। पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव, कौन सा गांव है कथा क्षेत्र में? तो पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव, इसे कथा क्षेत्र है। ठीक है। अगर देख बात करें कि इसकी कथा वस्तु क्या है या वर्ण विषय, इस उपन्यास में इसका वर्ण विषय क्या है? अगर इस उपन्यास के वर्ण विषय में देखें तो 1945 से लेके 1948 ईस्वी तक में पूर्णिया जिले में जो भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि परिवर्तन हुए या वहाँ की जो भी मूल कथा वस्तु जो थी, यानी कि वहाँ जो भी इस कालखंड में वहाँ का जो भी व्यवस्था रहा था 1945 से लेके 1948 ईस्वी तक का, उसी का चित्रण किया गया है। लिख सकते हैं 1945 से 1948 ईस्वी तक के, 1945 से 1948 ईस्वी तक के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जनजीवन का चित्रण है। आर्थिक जनजीवन का चित्रण। अब आर्थिक जनजीवन का चित्रण संपूर्ण भारतवर्ष का या संपूर्ण बिहार का नहीं है, इसमें सिर्फ पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का है। कब से कब तक? 1945 से लेके 1948 ईस्वी तक। ठीक है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, कथा क्षेत्र क्या है? पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव। वर्ण विषय 1945 से 1948 तक के राजनीतिक, सामाजिक, ठीक है, धार्मिक एवं आर्थिक जनजीवन का चित्रण है। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये उपन्यास कितने खंडों में है? ठीक है। ये उपन्यास जो है कितने खंडों में है? तो लिख सकते हैं इसके 2 खंड हैं। कितने खंड हैं इसके? तो इसके 2 खंड हैं। इसके 2 खंड हैं। अगर प्रथम खंड की बात करें तो प्रथम खंड में 44 परिच्छेद है। प्रथम खंड में कितना परिच्छेद है? 44 परिच्छेद है। और अगर द्वितीय खंड की बात करें, द्वितीय खंड, तो द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद है। कितना परिच्छेद है? द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद है। अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 67 परिच्छेद। तो कुल परिच्छेद कितना हो गया? कुल कितना हो गया? कुल 67 परिच्छेद हो गया। मैला आंचल उपन्यास 2 खंड में है। प्रथम खंड में 44 परिच्छेद है और द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद हैं और दोनों को अगर मिलाइए तो 67 परिच्छेद है। अब इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? सभी पात्र तो याद रहेंगे नहीं। प्रमुख पात्र तो जो महत्वपूर्ण पात्र हैं
इस उपन्यास को, उसको लिख लीजिए। पहला तो डॉक्टर प्रशांत हैं ही, डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रशांत बेचारे पढ़ के आते हैं गांव। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब इतिहासकार जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या हिंदी साहित्य के इतिहास में वो नहीं, वो मेरीगंज गांव के हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। इसमें तीसरा पात्र लिखिए, कालीचरण है एक महत्वपूर्ण पात्र, महत्वपूर्ण को लिखना है कालीचरण। कालीचरण के बाद एक पार्वती है, तद्भव बना के लिखिएगा पार्वती। नंबर 5 ज्योतकी है एक, याद है ना, पढ़े होंगे आप लोग, बरमुख उपन्यास है, ज्योतकी है। ज्योतकी के बाद कमली है, कमला है, कमली, कमला के बाद बामन दास, बामन दास के बाद 8वां लिखिए मार्टिन, एक पात्र है इसमें, जो प्रमुख पात्र है जो पूछे जा सकते हैं उनको लिखिए। मार्टिन के बाद प्यारू एक पात्र था, प्यारू एक और लिख लीजिए। प्यारू के बाद नागा है। ये काफी 10 पात्र आप लोग को लिखा दिए हैं, इतना काफी है। ऐसे नेट JRF के सिलेबस में है तो इनको संपूर्ण पढ़ेंगे ही, तो वहां तो फिर इनके जितने पात्र हैं, मेरे ख्याल से इसमें कम से कम 75 पात्र हैं, एक दो नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण पात्र हैं उसको यहाँ पे देख लिए हैं। तो महिला आंचल हो गया। महिला आंचल के पश्चात इनका जो दूसरा उपन्यास है वो है परती परिकथा। सब में उतना नहीं लिखना है, इसमें ज्यादा लिखा दिया ना, कोई बात नहीं। दूसरा उपन्यास परती परिकथा। परती परिकथा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है परती परिकथा का। तो परती परिकथा, इसका भी कथा क्षेत्र पूर्णिया है। पूर्णिया जिले का कौन सा गांव है? इसमें पुरानपुर गांव है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। कथा क्षेत्र की अगर बात करें कि कथा क्षेत्र क्या है, तो पूर्णिया जिले का, पूर्णिया जिले का प्राणपुर गांव है। कौन गांव? प्राणपुर गांव। पूर्णिया जिले का प्राणपुर गांव इसमें चित्रण है। किसमें? परती परिकथा में। इसमें है क्या? तो नवीन जो जनवादी मूल्य हैं उन्हीं का चित्रण इसमें किया गया है, आंचलिकता के माध्यम से लिख सकते हैं। जब नवीन जनवादी मूल्यों का चित्रण है। नवीन जनवादी मूल्यों का चित्रण इसमें किया गया है। अगर प्रमुख पात्र की बात करें कि इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख पात्र इसके भी जरूरी हैं। पहला जलधारी लाल एक जो था, जलधारी लाल। जलधारी लाल के बाद एक है डॉक्टर राय चौधरी। डॉक्टर राय चौधरी नाम रहता है, डॉक्टर राय चौधरी। जलधारी लाल, डॉक्टर राय चौधरी। एक शिवेंद्र नाथ मिश्र पात्र थे इसमें, शिवेंद्र नाथ मिश्र पात्र हैं। शिवेंद्र नाथ मिश्र के बाद तीनों के चौथा नंबर में लिख लीजिए राम पखारन सिंह है। राम पखारन सिंह 4। एक और लिख लीजिए, एक और लूतू सिंह था, इसी में है ना लूतू सिंह। नंबर 5 लूतू सिंह। ये इसके प्रमुख पात्र होंगे परती परिकथा का। इसमें पूर्णिया जिले का प्राणपुर गांव है और महिला आंचल में मेरीगंज गांव है। ठीक है, चलिए इनका तीसरा उपन्यास कौन सा है? दीर्घतपा। उसको भी देख लेते हैं, आज इनको फ्री करते हैं। तीसरा उपन्यास इनका जो है वो है दीर्घतपा।
त्रितपा का प्रकाशन वर्ष के बारे में बताए थे कि इसका प्रकाशन वर्ष रामचंद्र तिवारी अलग मानते हैं और डॉक्टर नागेंद्र अलग मानते हैं। तो दोनों के अनुसार तो देखना पड़ेगा ना कि रामचंद्र तिवारी क्या मान रहे हैं और डॉक्टर नागेंद्र क्या मान रहे हैं। अगर इसका प्रकाशन वर्ष देखें प्रकाशन वर्ष, तो प्रकाशन वर्ष में अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात करें कि डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं और रामचंद्र तिवारी क्या मानते हैं, तो रामचंद्र तिवारी ने अपने इतिहास ग्रंथ में, अर्थात जिन्होंने उपन्यास से संबंधित जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें इसका समय अलग मानते हैं। रामचंद्र तिवारी इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी मानते हैं और डॉक्टर नागेंद्र इसका प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी मानते हैं। यही 1 साल का अंतर है दोनों में। इसमें देखिए, इसमें मूलतः जो है ना पटना की कथा है और यौन उत्पीड़न की समस्याओं है। जो सफेद नकाबपोशी लोग महिला व्यापार या देह व्यापार करते हैं उन्हीं की समस्याओं का चित्रण है। पटना के ही एक गर्ल हॉस्टल का इसमें चित्रण भी किया गया है। लिख सकते हैं इस उपन्यास में, थोड़ा कथा वस्तु लिखा देते हैं। इस उपन्यास में विमेन्स वेलफेयर, विमेन्स वेलफेयर की आड़ में, इस उपन्यास में विमेन्स वेलफेयर की आड़ में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, महिलाओं के यौन उत्पीड़न, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और सरकारी वस्तुओं, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और सरकारी वस्तुओं की लूट खसोट का चित्रण है। वेलफेयर, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और सरकारी वस्तुओं की लूट खसोट, लूट खसोट समझते हैं ना, लूटपाट, लूट खसोट का चित्रण है इसमें। मूल बात तो ये हो गई और कुछ बातें याद रखिए इसमें। इसमें सफेद पोशों द्वारा किए गए रूप व्यापार का पर्दाफाश है। सफेद पोशों द्वारा किए गए रूप व्यापार, रूप व्यापार का पर्दाफाश है इसमें, पर्दाफाश। सफेद पोशों द्वारा किए गए रूप व्यापार का पर्दाफाश है इसमें। भ्रष्ट शासन व्यवस्था के बीच ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ बेला की संघर्ष गाथा, एक लड़की है ना इसमें, बेला पात्र लिखाते हैं इसका, इसके बारे में थोड़ा सा और लिख लीजिए। 2 पॉइंट लिखा है ना, कुछ पॉइंट और लिख लीजिए इसके बारे में। भ्रष्ट शासन व्यवस्था के बीच, भ्रष्ट शासन व्यवस्था के बीच ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, एक लड़की क्या नाम रहता है, बेला, ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ बेला की संघर्ष का चित्रण है इसमें। ये इस उपन्यास का प्रमुख बात है, समझ गए। ये इस उपन्यास की प्रमुख बातें हो गई कि भ्रष्ट शासन व्यवस्था के बीच ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ बेला की संघर्ष का इस उपन्यास में चित्रण किया गया है।
अगर इसके पात्र की बात करें, इसके पात्र तो फिर हम इसमें लिखाएंगे ही ना, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति में, कलंक मुक्ति में तो फिर लिखाएंगे ही। तो यहाँ पे अगर प्रमुख पात्र की बात करें तो प्रमुख पात्र में एक नाम लिख लीजिए आप लोग, बेला का, क्योंकि इसी का परिवर्तित रूप जो आया था वो है कलंक मुक्ति। तो वहां हम लिखाएंगे एक पात्र, प्रमुख पात्र में इसका बेला का नाम लिख लीजिए, इतना इसके लिए काफी है। कितना नंबर हो गया जी? तीसरा। चौथा उपन्यास की अगर बात करें, चौथे उपन्यास की, तो जुलूस लिख लीजिए। अरे जुलूस में क्या था कि पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश से जो लोग आए थे और पूर्णिया जिले में आके बस गए थे, उन्हीं शरणार्थियों की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। तो नंबर देख लीजिए तीसरा, नंबर 4 में लिख लीजिए जुलूस, नंबर 4 जुलूस। जुलूस, जुलूस का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1965 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। इसमें है क्या जुलूस में? तो अभी तो समझा दिए ना कि पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश से जो शरणार्थी पूर्णिया जिले में आके बस गए, उन्हीं की मानसिकता का चित्रण इसमें किया गया है। इसके साथ साथ ही उनकी समस्याओं का भी चित्रण इसमें किया गया है। लिख सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश लिख लीजिए ब्रैकेट में, बांग्लादेश से बिहार, बांग्लादेश से बिहार के पूर्णिया जिले के पूर्णिया जिले में आकर बसे शरणार्थी की मानसिकता एवं समस्या का चित्रण, मानसिकता एवं समस्या का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। अगर इसके पात्र की बात करें तो दीदी ठाकुरान कौन रहती है इसमें जी? क्या नाम रहता है प्रमुख पात्र में? अगर देखें तो आती है ना एक दीदी ठाकुरन, तो प्रमुख पात्र में दीदी ठाकुरन जो थी, इसका मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था पवित्रा। क्या नाम रहता है? दीदी ठाकुरन, दीदी ठाकुरन। दीदी ठाकुरन जो है, इसका मूल नाम क्या रहता है? इसका नाम रहता है पवित्रा। एक पात्र तो ये हो गई दीदी ठाकुरन, पवित्रा। और भी पात्र लिखाते हैं, हो गया यहाँ तक? और भी पात्र लिखिए। नंबर 2 में लिख लीजिए काशीनाथ चटर्जी, काशीनाथ चटर्जी, ये भी एक पात्र है। उसके बाद कादिर है, कासिम है, कादिर एक पात्र, इसमें कासिम भी है, कादिर कासिम, ठीक है, ये भी एक पात्र है। विनोद है, छोटन बाबू है, विनोद, छोटन बाबू, ये इस उपन्यास के पात्र हो गए। किसकी बात कर रहे थे? जुलूस की बात कर रहे थे, और जुलूस के ये पात्र हो गए। चलिए, जुलूस के बाद अगला उपन्यास इनका देखते हैं, कितने चौराहे। इसमें स्वाधीनता की महिमा का चित्रण है। एक पात्र है मोहनदास, उसी के माध्यम से। तो ये हो गया चौथा। 5वां उपन्यास लिखिए, कितने चौराहे। आज इनको समेट लेते हैं, तो कल से अगले उपन्यासकार को देखेंगे। कितने चौराहे, कितने चौराहे का प्रकाशन वर्ष कब था? 1966 ईस्वी। इस उपन्यास में क्या है?
तो इसमें मोहनदास के माध्यम से, मोहनदास एक पात्र है, मोहनदास के माध्यम से स्वाधीनता का चित्रण इसमें किया गया है मूलतः। चलो लिख लो, मोहनदास के माध्यम से मोहनदास के माध्यम से स्वाधीनता का चित्रण। एक बात ये हो गई। अगर इसके पात्र को देखें कि इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, तो प्रमुख पात्र का नाम लिख लीजिए। प्रमुख पात्र में पहला लिख लीजिए, ये कौन है, एक था सरवतिया, सरवतिया एक पात्र है। दूसरा में लिख लीजिए ये शशि भूषण है, इसी के पात्र हैं जी, मैं अपना नाम नहीं लिखा रहा हूँ, इस उपन्यास के पात्र सरवतिया है, शशि भूषण है। एक पात्र जो प्रियोदा नाम रहता है, उसका क्या नाम रहता है, प्रियोदा। प्रियोदा का मूल नाम क्या है, प्रियोदा का मूल नाम है प्रियव्रत, इसका मूल नाम क्या रहता है, प्रियव्रत, लेकिन उपन्यास में उसको क्या कहा है, प्रियोदा कहा गया है। ग्रामीण भाषा है ना, गांव में नाम बिगाड़ कर ऐसे भी बोलने जाने की प्रथा हमारे बिहार में है ही। सब में गांव के जो प्रत्यय होते हैं उनको जोड़कर नाम बोला जाता है। तो सरवतिया है, शशि भूषण है, प्रियोदा है, एक मोहरीर इसमें पात्र रहता है। नंबर 4 में लिखिए मोहरीर, मोहरीर, मोहरीर हो गया। और लिख लीजिए नीलिमा है, एक पात्र इसमें नीलिमा है, एक पात्र कौन है, नीलिमा। नीलिमा के बाद तापू है, दीपू है, तापू, तापू नाम नहीं था, तपू नाम था ना, तपू, और एक नाम था दीपू। तो ये हो गए कितने चौराहे की बात। लगभग तो इनके सभी उपन्यास पढ़ाए दिया ना आप लोग को। चलिए कितना और बचा है, 2 उपन्यास और बचा है। कौन कौन सा, कलंक मुक्ति और पलटू बाबू रोड। राम रतन राय तो अपूर्ण है ना जी, तो उसके बारे में क्या लिखा है, वो अपूर्ण उपन्यास है, तो वो पूछे नहीं जाएंगे। और ना आप लोग उससे पहले राम रतन राय का नाम सुने होंगे, अभी से पहले आप लोग नहीं जानते थे कि राम रतन राय किसका उपन्यास है जो अपूर्ण है, तो इन्हीं का है। चलिए तो ये हो गए 5 नंबर। नंबर 6 पर चलिए, कलंक मुक्ति। नंबर 6 कलंक मुक्ति। कलंक मुक्ति जो उपन्यास है, ये दीर्घतपा का ही परिवर्धित रूप है, ये दीर्घतपा का ही परिवर्धित रूप है। इसको एक लाइन इसमें ये लिख लीजिए, लिख लीजिए, यह दीर्घतपा का परिवर्धित रूप है। अगर इसमें है क्या, इसमें स्वाधीनता, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण किया गया है। लिखो जल्दी रे गधा कहीं का सब। अच्छा प्रकाशन वर्ष नहीं लिखा है, भूल गए, सॉरी। प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें इसका, तो इसका प्रकाशन वर्ष में फिर 2 मत है। मत 2 क्या है, एक तो डॉक्टर नगेंद्र हो गए, डॉक्टर नगेंद्र, और एक रामचंद्र तिवारी हो गए। एक कौन हो गए, रामचंद्र तिवारी। तो दोनों का 2 मत है, ठीक है। रामचंद्र तिवारी के अनुसार इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है, और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इसका प्रकाशन वर्ष 1976 ईस्वी था। पहले तो लिखा चुके थे ना, हाँ, तो ये इनके अनुसार 1976 ईस्वी। ये दोनों का 2 मत है। तो ये दीर्घतपा का ही कैसा रूप है, परिवर्धित रूप है, स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण है। प्रमुख पात्र लिख लीजिए। देखो बाबू, याद कैसे करोगे
ये मायने नहीं है। याद क्या, रट्टा थोड़ी मारना है। अरे 3 बार 4 बार, मतलब से आज 2 बार पढ़ लिए, फिर किसी दिन उल्टा के पढ़ लिए, फिर ऐसे थोड़ी कि तोता जैसा रटना है। अभ्यास से ही होगा। इनको बार बार नोट्स को जो लिखाते हैं आप लोग, लिखते हैं, उसको पढ़िए। पढ़ने के पश्चात फिर उसको कुछ दिन छोड़ दीजिए, क्वेश्चन को बनाइए। अगर फिर कहीं वैसा डाउट लगता है तो एक बार निकाल के देखा कीजिए। तो वो लगातार लगे रहने से, आज पढ़ा के कॉपी रख दिए तो याद नहीं होने वाला है, कभी याद नहीं होगा, किसी को नहीं हो सकता है। तो जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक उसका आनंद प्राप्त नहीं होगा। और ऐसे भी है ना कि करत करत अभ्यास के चरमती हो सुजान, रसरिया आवा जालते सिर पर परत निशान। तो बिना अभ्यास का ये नहीं होता है, ये सब अभ्यास का चीज है। आप, मुझे याद रहता है इसलिए कि हम यही पढ़ाते रहते हैं, हमेशा तो यही पढ़ाते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो मुझे याद हो गया है, रटा गया है। लेकिन आप लोग जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए प्रमुख पात्र की अगर बात करें तो इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। एक तो बेला है ही, जिसका नाम बेला गुप्ता है। बेला, बेला के बाद इसमें लिख लीजिए रमला बनर्जी हैं, रमला बनर्जी। रमला बनर्जी के बाद तारा है, बांके बिहारी है, गौरई है, तारा, गौरी, बांके बिहारी, ये सब इसके क्या हो गए, पात्र हो गए। कुंती है, एक पात्र इसकी कुंती भी है, एक गांव की एक औरत है कुंती, वही रहती है। और लिखेंगे कुंती के बाद एक पात्र इसके महंती है, महंती, ये इसके पात्र हो गए। कलंक मुक्ति भी हो गया, फिनिश। एक उपन्यास इनका और होगा, कौन सा, पलटू बाबू रोड, लिख लीजिए। इसमें भ्रष्टाचार का चित्रण ही है इस उपन्यास में, पलटू बाबू रोड में, 7वां। इसको फिनिश करो। पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड का प्रकाशन वर्ष क्या था? 1900। चलो, इस उपन्यास में है क्या, तो पूर्णिया जिले में एक बंगाली परिवार रहता है, उसी के चारित्रिक पतन जो है इस उपन्यास का मुख्य केंद्र है। पूर्णिया जिले का एक बंगाली परिवार है, उसी का चारित्रिक पतन जो है इस उपन्यास का केंद्र है, लिख लीजिए। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि इसमें पूर्णिया जिले के एक बंगाली परिवार की चारित्रिक पतन की गाथा का चित्रण है इस उपन्यास में। एक बात तो ये, दूसरी बात भ्रष्टाचार का चित्रण है इसमें। भ्रष्टाचार का चित्रण भी इस उपन्यास में किया गया, भ्रष्टाचार का चित्रण। इसके पात्र को देख लीजिए। तो इनके सभी उपन्यास आज फ्री हुए। अगर प्रमुख पात्र की बात करें इस उपन्यास में, तो प्रमुख पात्र में परितोष है। कौन है? परितोष है। परितोष के बाद दूसरा पात्र जो है वो बिजली है। दूसरा पात्र कौन है? बिजली है। बिजली के बाद तीसरा पात्र छवि है। तीसरा पात्र कौन है? छवि है। छवि के बाद पलटू बाबू तो हैं ही एक, इन्हीं के नाम पर पलटू बाबू रोड नाम पड़ा था। पलटू बाबू हैं। पलटू बाबू के बाद सत्यव्रत है। सत्यव्रत के बाद एक अमलेंदु है, निर्मलेंदु है, बिलेंदु है, सब इंदु इसी में है, इतना याद रखिएगा।
विमलेंदु है, कौन है? विमलेंदु हैं। जितने इंदु हैं ना सब इसी में प्राप्त हैं, व्याप्त हैं। 1 2 3 4 5 6, सातवां पात्र लिखिए। विमलेंदु के बाद निर्मलेंदु है, निर्मलेंदु। निर्मलेंदु के बाद एक और था, कौन इंदु था जी? विमलेंदु, निर्मल, एक अमलेंदु था इसमें। कौन, क्या नाम था? अमलेंदु नाम था। सभी इंदु जो है इसी में है। अमलेंदु के बाद एक 9वां नंबर में लिख लीजिए गोधन। गोधन भी इसका एक पात्र था। गोधन एक का और नाम, 10 पूरा ही देते हैं ना, जब लिखे हैं तो 10 पूरा ही देते हैं। 10वां नंबर में लिख लीजिए कुंतला, एक पात्रा थी कुंतला। तो ये हो गए किसकी बात? पलटू बाबू रोड की बात। और पलटू बाबू रोड के साथ ही आज हम लोग किनको देख लिए हैं? पलटू बाबू रोड के साथ ही आज हम लोग हरेश्वरनाथ रेणु को फ्री किए। तो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। ज्यादा पढ़ा दिए क्या? कोई बात नहीं है। आंचलिक उपन्यास है, ये उपन्यास की क्लास पहली है और उपन्यास और आंचलिक उपन्यास की क्लास 1 है। उपन्यास, आंचलिक उपन्यास की पहली कक्षा है आज ये। और आज सिर्फ हम लोग किसको पढ़े? फणीश्वरनाथ रेणु को। और अगर टोटल उपन्यास की क्लास देखें तो ये उपन्यास की क्लास 15 है। इसे फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में, इनके सभी उपन्यासों का क्रम और क्रम के बाद इनके उपन्यासों का वर्ण विषय हम लोग आज देख रहे थे। तो वर्ण विषय में लगभग सभी का वर्ण विषय देख लिए, ठीक है। महिला आंचल को तो फिर से नेट के क्लास में है, नेट के सिलेबस में है, तो इसको संपूर्ण पढ़ना ही है, तो वहां पे इसको संपूर्ण देख लेंगे। अभी मूल बातें देख ली होगी। सभी बच्चे के सिलेबस में तो नहीं है ना, तो इनके बारे में जो मूल बातें हो गई वो काफी है इतना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और एक बात आप लोग से बोलना चाह रहे हैं कि आप लोग क्लास देखते हो, ठीक है, चाहे वो टीजीटी का है, पीजीटी का है, एस्टेट का है, बेट का है, नेट जेआरएफ का है, या किसी भी एग्जाम का है जिनमें हिंदी साहित्य है। नेट जेआरएफ में तो खैर कोई उसके लिए तो बोलना ही नहीं है कि नेट का क्लास में है, और आप लोग क्लास देखते भी हैं। तो क्लास देखते हैं तो ये बात को, इस चीज को भी ध्यान रखिए कि कितनी गहनता से मैं पढ़ा रहा हूँ, और जिस गहनता या जिस परिश्रम से मैं पढ़ा रहा हूँ उस गहनता के साथ आप लोग भी थोड़ा इसमें मदद करें। क्लास जब देख रहे हैं कि चैनल अभी नया है, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता था, तो अभी मैं अपना शुरू किया हूँ। तो सजग क्लासेस हिंदी के नाम से है, जिसमें ये मूलतः हिंदी से ही संबंधित क्लास है। इसमें किसी भी चीज़ के लिए हिंदी की कोई भी परीक्षा हो तो उससे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो नेट जेआरएफ हो, बिहार का बीपीएससी 4 हो, टीजीटी, पीजीटी, यानी जिसका भी हिंदी सब्जेक्ट हो, जैसे 80 नंबर का है, टीजीटी का है, सबका सिलेबस अलग होता है और सबके अनुसार क्लास अलग अलग चलती है। उसके पश्चात अगर कोई एस्टेट का हो या बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो टेट परीक्षा होने वाली है बेट की, उसके लिए भी क्लास ले सकते हैं। तो जितना अधिक हो सके थोड़ा आप लोग भी इसका मदद करें, क्योंकि इस चीज़ को देखिए कि मैं कितनी सूक्ष्मता के साथ आप लोग को बता रहा हूँ। इतना डिटेल ना किसी बुक में है और ना कभी इस एक बुक में ये मिल सकती है। आप लोग को 1 घंटा पढ़ाने के लिए मुझे 2 घंटा देखना पड़ता है, अनेक बुकों से उन चीज़ों को चुनना पड़ता है, सहेजना पड़ता है, क्योंकि परीक्षा में सीधा आजकल जैसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं ना कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है या किसने लिखा। उपन्यास का वर्ण विषय पूछा जाता है, उपन्यास की घटनाक्रम पूछा जाता है, उपन्यास में वर्णित गांव पूछा जाता है, या कौन सा कथन उपन्यास के बारे में नहीं है। इसलिए उपन्यास की क्लास जब शुरू किया हूँ तो उस समय से अभी तक मैं 15 क्लास लगभग हो चुकी है आप लोगों की। और इन 15 क्लासों में, इन 15 क्लास में जो आप लोगों को, आज कौन सी क्लास थी? 15 क्लास है उपन्यास की। 15 क्लास में आप लोग देख चुके होंगे कि किस ढंग से मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग का भी ये फर्ज बनता है कि आप लोग भी इसको शेयर करें, ठीक है, और इसमें थोड़ा हेल्प करें ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं और अधिक बारीकी के साथ आप लोग को पढ़ा सकूं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं अपने समय से।